रितिका राजस्थान के झुंझुनू जिले के जैतपुर गांव की रहने वाली थी। पिता का नाम है मेनपाल। मेनपाल गीता और बबीता के मामा हैं। रितिका पिछले कई दिनों से महावीर फोगाट की रेसलिंग एकेडमी में प्रैक्टिस कर रही थी और बलाली में महावीर के घर पर ही रह रही थी। बलाली हरियाणा के चरखी दादरी जिले के तहत आने वाला एक गांव है। इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार जगवीर घांगस की रिपोर्ट के मुताबिक 12 से 14 मार्च के बीच राजस्थान के भरतपुर जिले में रेसलिंग की एक प्रतियोगिता थी। ये एक राज्य स्तरीय कंपटीशन था। रितिका ने इसमें हिस्सा लिया था। मैच के फाइनल मुकाबले में वो 1 पॉइंट से हार गई थी। इस दौरान महावीर और रितिका के पिता मेनपाल भी वहां मौजूद थे। कंपटीशन खत्म होने के बाद रितिका महावीर के साथ बलाली गांव वापस चली गई और 15 मार्च की रात करीब 11 बजे उनका शव घर के एक कमरे में पंखे से झूलता हुआ पाया गया। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। झोझू कला पुलिस थाने ने शव को कब्जे में लेकर दादरी सिविल अस्पताल भेजा पोस्टमार्टम के लिए। इसके बाद रितिका के शव को उनके परिवार को सौंप दिया गया। अंतिम संस्कार रितिका के गांव जैतपुर में किया गया। पुलिस का कहना है कि उन्हें मामले की जानकारी है, लेकिन परिवार वालों ने किसी के भी ऊपर कोई आरोप नहीं लगाए हैं। चरखी दादरी डीएसपी राम सिंह बिश्नोई ने कहा कि कथित सुसाइड की वजह रितिका को हाल के मैच में मिली हार हो सकती है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। परसों शाम को रात को पुलिस को सूचना मिली थी, जो पता चला है कि बबीता फोगाट की एकेडमी है जहाँ पे रेसलिंग की ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। तो उसके मामे की लड़की रितिका वहाँ भी प्रैक्टिस किया करती थी और भरतपुर झुंझुनू में जूनियर चैम्पियनशिप हुई थी, जिसमें वो 1 पॉइंट से पिछड़ गई थी और सेकंड पोजीशन आई थी। तो हो सकता है उससे मायूस होके उसने सुसाइड कर ली हो, जिसका पोस्टमार्टम करवा दिया गया था। रिपोर्ट आने पे जैसी कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नहीं है, परिजनों ने इत्फाकिया कार्रवाई करवाई है। उनकी तरफ से किसी पे कोई किसी तरह का आरोप नहीं है। अभी तक जितनी जानकारी इस केस की सामने आई है, उससे यही पता चल पाया है कि रितिका भरतपुर में मिली हार की वजह से निराश थी और इसी निराशा में उन्होंने कथित तौर पर सुसाइड कर लिया। उनके परिवार वाले भी यही दावा कर रहे हैं। रितिका के ममेरे भाई हरविंद्र फोगाट ने भी इसी हार को कथित सुसाइड का कारण बताया है। क्या कहा है उन्होंने, सुनिए। वो उनकी भरतपुर स्टेट की कुश्ती थी जूनियर, और वो वहाँ 1 पॉइंट से फाइनल कुश्ती हार गई थी। तो शायद ये एक वजह हो सकती है कि उसने आज ये कदम उठा लिया, और नहीं तो ऐसी कोई चीज़ नहीं कि हमारे तो हार भी हुई है, जीत भी हुई है, लेकिन कभी इस तरह की चीज़ हमने ना देखी थी ना सुनी थी। और ये पहली बार है कि 1 पॉइंट से स्टेट में हारने के ऊपर बच्चे ने कदम उठाया, तो अफसोसजनक घटना हुई है। और बस एक यही कारण है कि उसने ये चीज़ उठाई होगी, और तो बाकी तो कुछ नहीं कह सकती इस बारे में क्या कारण रहा होगा। अब हम बात करते हैं कि भरतपुर में आयोजित हुए उस मैच में आखिर हुआ क्या था। इंडिया टुडे के पत्रकार सुरेश फौजदार की रिपोर्ट के मुताबिक रितिका ने जूनियर स्तर के कंपटीशन में हिस्सा लिया था। फाइनल में उनका मुकाबला भीलवाड़ा जिले की एक लड़की से था। ये मुकाबला एकदम बराबरी का हुआ, लेकिन रितिका 1 पॉइंट से हार गई। इसके बाद ये कहा गया कि मैच में चीटिंग हुई और रितिका के साथ धोखा हुआ। इसे लेकर मीडिया ने सवाल किया सत्यप्रकाश लुहात से। ये भरतपुर जिला खेल अधिकारी हैं, इन्होंने ही ये कंपटीशन करवाया था। उन्होंने कहा कि कोई चीटिंग नहीं हुई थी, महावीर फोगाट ने फैसला लिया था। उन्होंने कहा था कि उनकी लड़की अगले साल खेल लेगी और फिर भीलवाड़ा वाली लड़की को विनर घोषित कर दिया गया। सत्यप्रकाश ने आगे बताया कि मैच के बाद रितिका को उनके पिता या किसी ने डांट दिया था, जिससे वो सहन नहीं कर पाई और ये कदम उठा लिया। खेल अधिकारी का ये कहना है कि हरियाणा में गुरु अपने शिष्यों की खूब फटकार लगाते हैं ताकि वो आगे बढ़ सके। यही तरीका है। हो सकता है कि इस तरह की डांट रितिका को भी पड़ी हो। और क्या कहा सत्यप्रकाश ने, सुनिए। जो है हार जीत एक दूसरे के पहलू हैं, और ये जो है ना, कोई भी खिलाड़ी हो, वो जैसे कोई रेसलर है, वो हजारों बार जीतता है, हजारों बार हारता है। मैं ऐसे जो कदम उसने रितिका ने उठाया, वो बहुत ही जो है एक ऐसा कदम था जो किसी खिलाड़ी को नहीं उठाना चाहिए। इसके लिए क्या है, बच्चे आजकल जो है इतने भावुक हो गए हैं या इतने बिल्कुल कमजोर हो गए हैं। अब पहले जो बच्चे थे उनको क्या है मुश्किलों का सामना देखते थे, आजकल के बच्चे क्या है मुश्किलों का सामना देखते नहीं। वो थोड़ी ही चीज को कोई लेकर और वो ऐसा कदम उठा लेते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। वो तो उनके जो फूफा जी थे महावीर सिंह जी फोगाट, वो यहाँ आए थे
उन्होंने के उसके सामने ही वो फाइट हुई थी, उन्होंने ही सारा फैसला उनके द्वारा ही दिया गया था उस फाइट का। और मैं वो यहाँ से बड़े अच्छे तरीके से रात को यहाँ रुके हैं, सुबह यहाँ से गए हैं और फिर वहाँ जाके और क्या सिचुएशन हुई है भाई, वहाँ क्या है, जो हरियाणा में उस्ताद खलीफे हैं वो क्या है डांटते हैं, वो वहाँ कहते हैं भय बगैर प्रीत नहीं, और जब अगर भय नहीं है तो खिलाड़ी अच्छा नहीं बन सकता, ऐसा उनका ऐसी सोच है। मैं आजकल के बच्चे जो है वो इतने हो गए हैं, इनके लिए क्या है मोटिवेशन की क्लास लगाई जाए, जैसे हमारी जो है रोजाना 1 घंटे की मोटिवेशन की क्लास लगती है, जिससे बच्चे कोई भी ऐसा गलत कदम ना उठाए। जिससे हार गई थी या जीत गई थी, यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ से हार की गई ना वो। तो माँ क्या बात हो गई, डांट डपट दी पिता ने क्या? और पिताजी ने किसी ने डांट दिया तो डांट सहन नहीं कर पाई और उसने ऐसा कदम उठा लिया। इस मुद्दे पर हमने गीता फोगाट और बबीता फोगाट से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो सकी। हालांकि मामला सामने आने के बाद दोनों ही बहनों ने ट्वीट किए। गीता ने लिखा, भगवान मेरी छोटी बहन मेरे मामा की लड़की रितिका की आत्मा को शांति दे, मेरे परिवार के लिए बहुत ही दुख की घड़ी है। रितिका बहुत ही होनवार पहलवान थी, पता नहीं क्यों उसने ऐसा कदम उठाया। हार जीत खिलाड़ी के जीवन का हिस्सा होता है, हमें ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। बबीता ने लिखा, भगवान रितिका की आत्मा को शांति दे, ये समय पूरे परिवार के लिए बहुत ही दुख की घड़ी है। आत्महत्या कोई समाधान नहीं है। हार और जीत दोनों जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। हारने वाला एक दिन जीतता भी जरूर है। संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। संघर्षों से घबराकर ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। इस केस में अभी तक यही कहा जा रहा है कि रितिका हार की वजह से निराश थी और इसी वजह से उन्होंने खुद की जान ली। हम ठीक से नहीं जानते कि उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा और ना ही हम अब जान सकते हैं, लेकिन इस केस ने एक पुरानी बहस फिर से छेड़ दी है। जीत का प्रेशर होने की बहस हर खिलाड़ी के ऊपर, खासतौर पर युवा खिलाड़ियों के ऊपर अच्छा परफॉर्म करने का दबाव होता ही है। इसी तरह का दबाव रितिका के ऊपर भी रहा होगा और ये प्रेशर तब और ज्यादा बढ़ जाता है जब आपके भाई बहन पहले से उस फील्ड में अच्छा कर रहे हो या बेहद कामयाब हो। रितिका के केस में उनकी 2 बहनें तो इतनी फेमस है कि उन पर फिल्म तक बन चुकी है। अच्छा परफॉर्म करने का दबाव हर जगह होता है, हर फील्ड में होता है, लेकिन यह दबाव तब और बढ़ जाता है जब आप स्पोर्ट्स की फील्ड में हो। अक्सर ही आपकी तुलना आपके खेल के कामयाब खिलाड़ी से की जाती है। साथ ही हमने अक्सर सुना है, कई खबरें भी आ चुकी हैं कि स्पोर्ट्स में अलग अलग लेवल पर अलग अलग तरह की पॉलिटिक्स होती है। इसलिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि इस तरह की पॉलिटिक्स से युवा खिलाड़ी किस तरह से डील करते हैं। दूसरा, इस सवाल का जवाब जानना भी जरूरी है कि क्या महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कहीं ज्यादा प्रेशर झेलना पड़ता है। इन सब के जवाब जानने के लिए हमने बात की स्पोर्ट्स के एक्सपर्ट से। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। लड़कियां गेम के लिए आती हैं, लड़के भी आते हैं, और जब वो गेम वाली लाइन पर आ जाते हैं तो जब वो अच्छे गेम के उस पर आ जाते हैं स्टैंडर्ड पर, तो उनके अंदर कोई इतना फर्क नहीं होता भाई मैं लड़का हूँ मैं लड़की हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ कि थोड़ा लड़कों की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर आता है, लेकिन जब सही लाइन बनती है तो वो उस चीज़ से दूर हो जाती है। हर जितना भी उनके आगे कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको सहन करने के लिए, उसको हल करने के लिए वो इसलिए तैयार हो जाती है। अगर हम फिलहाल अगर रिजल्ट देखें तो ओलंपिक में देखो लड़कियां लड़कों से ज़्यादा आगे काम करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि उनके सामने क्या ट्रेनिंग के दौरान ऐसी प्रॉब्लम आई है, लेकिन जो कराने वाले जो कोच हैं, गुरु हैं, वो उनको उसी हिसाब से एक मोटिवेशन कर देते हैं और लड़कियां लड़कों से ज़्यादा मतलब उसमें दिमाग में उस चीज़ को लेकर हल निकालती हैं और वो अपने कामयाब होती हैं। और कोई भी मतलब स्थिति आती है तो उसके लिए वो तैयार रहती हैं। उनके अंदर ये फर्क नहीं होती जो प्लेयर लड़की होती है। लड़की हमारे पास आती हैं प्रैक्टिस के लिए, तो ये लड़की जब स्पोर्ट्स वाली लाइन पर आ जाती है, मैं ये नहीं कहता कि कुश्ती, कोई भी मतलब जैसे हमने और भी गेम देखे हैं, अलग अलग गेम देखे हैं, 3-4 गेम तो मेरे पास ही मैं बच्चों के कराता हूँ। लेकिन जिस लड़की के अंदर गेम वाली भावना आ जाती है, वो कोई भी स्थिति होती है उसको झेलने की क्षमता होती है। और पॉलिटिक्स से इन बच्चों को लेना देना कुछ नहीं। पॉलिटिक्स है, समाज अपने ढंग से पॉलिटिक्स खेलता है, लेकिन जो प्लेयर की जिसका मोहर लग जाती है, प्लेयर किसको बोलते हैं? प्लेयर उसको बोलते हैं
कि वो बच्चा किसी भी साइड की स्थिति को झेलने के लिए तैयार, और जो उसका मकसद है उसने अपना केवल मकसद देखता है और उसके ऊपर वो काम करती है। और जब काम करती है तो उनको कोई भी स्थिति उनको रोक नहीं सकती। कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई उनको कोई प्रॉब्लम डालेगी स्थिति, वो उसके सामने झुक जाए, नहीं। उसने तो एक अपना मकसद देखता है और मकसद के पीछे काम करते हैं। प्लेयर के पीछे तो ये मतलब उसका होता ही नहीं। हमारे पास में बच्चे आते हैं, लड़का लड़की आते हैं, और कुछ को तो इच्छा होती है, माँ बाप बच्चे को उस स्थिति में देखना चाहते हैं प्लेयर। कुछ बच्चे इच्छा लेके आते हैं भाई हमने तो प्लेयर बनना है, तो दोनों की अलग अलग इच्छा होती है। लेकिन कुछ टाइम के बाद में जब बच्चे ट्रेनिंग करते हैं और धीरे धीरे दोनों का मतलब बच्चों का और पेरेंट्स का एक ही वो हो जाता है। और मैं सभी युवा प्लेयरों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जिस बच्चे के अंदर प्लेयर की अगर भावना आ गई है, उसको समाज की कोई भी ताकत उसको झुका नहीं सकती। उसको केवल अपना मकसद दिखाई देता है, उसके उस पॉलिटिक्स में वो नहीं आता है और उसको कोई रोक नहीं सकता, और वो अपने कामयाब पक्का होगा। देखो हमने बहुत सी वीडियो देखी भी हैं, टीवी पे भी देखा है, अखबार में पढ़े हैं, भाई वहाँ पर ये घटना होगी, वहाँ पर ये घटना होगी। बस उन्हीं बच्चों के साथ में ये घटनाएं होती हैं जो माइंड साइड से ज़्यादा सक्षम नहीं होते। जब सक्षम हो जाते हैं, गुरु की और शिष्य की दोनों के आपस में एक बात हो जाती है, भाई गुरु जी जो लाइन बताता है अगर उस पर शिष्य अगर चलता है तो पक्का अपना कामयाब होता है। और कामयाब के बीच में ये चीज़ें उसको कभी भी कोई रुकावट नहीं डालते। मैं ये बस समाज को या युवा प्लेयरों को बस यही संदेश देना चाहता हूँ, बेटे इन चीज़ों से दूर होके और अपने मकसद में कामयाब हो और अपना लक्ष्य देखो और चलते रहो। अपना कोई भी दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती। नमस्कार। रितिका के कथित सुसाइड ने एक बार फिर हमें मेंटल हेल्थ पर चर्चा की तरफ खींच लिया है। वो महज 17 बरस की थी, टीनेज थी, नाबालिग थी। पिछले कुछ बरसों से हम देख रहे हैं टीनेज के सुसाइड करने के मामले काफी बढ़ रहे हैं। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 में 10,159 स्टूडेंट्स की मौत सुसाइड की वजह से हुई थी। 2017 में यह आंकड़ा 9,905 था और 2016 में यह संख्या 9,478 थी। एनसीआरबी की रिपोर्ट यह भी कहती है कि भारत में हर घंटे एक स्टूडेंट सुसाइड करता है। टीनेज के सुसाइड की सबसे बड़ी वजह क्या है? क्या चीजें उन्हें परेशान करती हैं? कैसे उनकी दिक्कतों से हमें डील करना चाहिए? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमने बात की मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। हमारे जो आजकल के बच्चे हैं या युवा हैं, उनमें सुसाइड की रेट बहुत स्पीड से बढ़ती जा रही है। बेसिकली इसके कारण क्या है? तो ये एक टेंडेंसी है भागने की, यानी एस्केप मैकेनिज्म है। बच्चे उस सिचुएशन से भागना चाहते हैं, उस सिचुएशन का सामना नहीं करना चाहते, या कई बार उनको ऐसा लगता है कि वो उस जगह फेल हो गए या उन्होंने ऐसा काम कर दिया जिसका कि प्रायश्चित नहीं हो सकता, तो वो खुद को सजा देने के लिए ये तरीका चुनते हैं। इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? सबसे जो इंपॉर्टेंट कारण है वो है एक्यूट स्ट्रेस, जैसे किसी नियर एंड डियर की डेथ होना, लव अफेयर में ब्रेकअप होना, या हम इसको बात कर सकते हैं कोई इकोनॉमिक लॉस होना या कोई मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट होना। इस तरह के एक्यूट स्ट्रेस हैं। सेकंड, फेलियर, जो बहुत कॉमन हम देखते हैं 10-12 के रिजल्ट के बाद बच्चे पास नहीं हुए तो सुसाइड कर लेते हैं, या जैसा अभी जो रितु फोगाट ने किया कि अगर फाइनल में नहीं क्वालिफाई कर पाई, हार गई, तो उन्होंने सुसाइड कर लिया, यानी किसी भी तरह का फेलियर। देन चेंज इन फैमिली एंड स्कूल की जो सराउंडिंग है उसमें कोई चेंज हो रहा है, बहुत बार स्कूल चेंज हुआ या घर चेंज हुआ या घर में कोई नया मेंबर आया, उससे आपका एडजस्टमेंट नहीं बैठा, तो सुसाइड अटेम्प्ट के चांसेस होते हैं। देन ह्यूमिलेशन और बुलिंग, यानी कई बार स्कूल में बच्चे जो होते हैं उनके सहपाठी होते हैं, वो उनको चीज़ों पर टॉर्चर करते हैं, बातों में कमेंट करते हैं, उनकी बॉडी पर, उनके किसी बिहेवियर के ऊपर, या परिवार वाले बहुत ज़्यादा टोका टोकी या उनको बार बार शेम फील कराते हैं। नशा इसका एक बहुत बड़ा कारण है। बहुत बार अल्कोहल, कैनाबिस, जो इल्यूजन्स होते हैं या जो यूफोरिक मूड होता है उसमें भी जो सुसाइड की टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है। देन डिप्रेशन, एंजाइटी या अदर साइकियाट्रिक डिसऑर्डर, ये बहुत बड़े कारण हैं। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में जितनी सुसाइड होती हैं उसमें से जो 70 to 80% में कोई ना कोई साइकियाट्रिक डिसऑर्डर होता है। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी हो सकती है, कंडक्ट डिसऑर्डर हो सकता है, डिसरप्टिव बिहेवियर हो सकता है। सेकंड, फैमिली या नियर बाई में रिसेंट सुसाइड या सुसाइडल हिस्ट्री होना।
कुछ छोटे छोटे लक्षण हैं जिसके द्वारा उनके परिवारजन जैसे फैमिली मेंबर, दोस्त, टीचर्स, डॉक्टर्स आसानी से पहचान सकते हैं कि कहीं बच्चे में सुसाइड की रिस्क तो नहीं है। जैसे सबसे पहले बच्चा विड्रॉन हो जाता है, यानी सबसे कट ऑफ हो जाता है, वो अकेला रहने लग जाएगा, वो गुमसुम रहने लग जाएगा, अपने आप में खोया रहेगा। देन उसका मूड स्विंग्स बहुत होने लग जाते हैं, यानी कि वो बहुत जल्दी चिड़चिड़ा, गुस्सा या बिल्कुल ही गुस्सा शो ही नहीं करेगा, आप कितना भी डांट लो वो कुछ रिप्लाई नहीं देगा। कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमें कैच करने होते हैं, जैसे कि बच्चा बोलेगा कि मैं पैदा ही नहीं होता तो कितना अच्छा होता, या मैं असीम शांति में जाना चाहता हूँ, या आज के बाद सब चीजें ठीक हो जाएंगी। या कई बार जो व्यक्ति होता है या आदमी होता है वो अपने जो बहुत सारे पेंडिंग काम होते हैं उनको फटाफट निपटाने की कोशिश करता है। जैसे सपोज कोई व्यक्ति है, उसकी उधारी है तो सबकी उधारी चुका देगा, सब रिश्तेदारों को फोन करना, ये करना। तो कहने का मतलब ये कुछ चीजें हैं, यदि वो छोटा सा भी सुसाइडल थ्रेट उसके मन में है, आप उसको कट ऑफ करते हुए या दवा खरीदते हुए कुछ भी देखते हैं तो उसे लाइटली ना लें। यदि वो आपसे एक्सप्रेस करता है तो उसकी बात को सुने, और यदि उसको आपको सुसाइडल थॉट्स लगता है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। तो यदि आपको साइकियाट्रिक थॉट्स आ रहे हैं तो उनसे कैसे डील किया जाए। दोस्तों, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, पहली चीज, यदि आपको कोई भी साइकियाट्रिक थॉट आ रहे हैं तो तुरंत आप अपने डॉक्टर्स को दिखाएं। यदि कोई अंडरलाइन साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है या कोई नशा है तो उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। एक जो साइकियाट्रिस्ट को लेकर टेबू है, जो मनोरोग विशेषज्ञों को लेकर टेबू है कि हम पागलों के डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, वो खत्म होना चाहिए। साइकियाट्रिस्ट भी आम डॉक्टर्स की तरह है। देन हमें यह समझना चाहिए कि जो जिंदगी की रेस है ये एक सिंगल डे की रेस नहीं है। एक एग्जाम में सफलता या असफलता पूरे जीवन का पैमाना नहीं है। एक हार आपकी भविष्य की जीत को सुनिश्चित भी कर सकती है। हम सबके सामने जैक मा उदाहरण है, हमने बहुत सारी स्टोरी पढ़ी है। देन यदि आपके मन में कोई विचार है तो उसे ओपनली कहिए, डिस्कस करिए अपने परिवार वालों से, दोस्तों से, मन में छुपा के मत रहिए। यदि हम अपने थॉट्स को छुपा कर रखेंगे तो आपको गिल्ट बढ़ाएगा, परेशानी बढ़ाएगा और सुसाइडल थॉट्स को बढ़ाएगा। देन हमारे चारों तरफ एक ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए जहां पर कि सुसाइड के खिलाफ नकारात्मक हो, यानी सुसाइड को डिस्करेज किया जाना चाहिए। फैमिली मेंबर्स का, उनका नेचर कोऑपरेटिव होना चाहिए। हम एक दूसरे को समझें और अपने आप को मोटिवेट रखें, सकारात्मक चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व करें। थोड़ा सा मीडिया का सेक्स कम करें, इन फालतू वीडियोस को या बहुत ज्यादा मोबाइल को, टीवी पर इसमें टाइम ना दें। वर्चुअल वर्ल्ड की तुलना में रियल वर्ल्ड में जिए। जो फेसबुक और ये ट्विटर, इन पर जो फ्रेंडशिप है उसकी जगह रियल दोस्तों को बनाएं, रियल लोगों के साथ अपनी प्रॉब्लम को साझा करें। स्पोर्ट्स खेलिए, अच्छा खाइए, अच्छा काम करिए, सोशल एक्टिविटीज में लगाइए, अपने आप को बूस्ट रखिए, अपने मन को पॉजिटिव रखिए। इस तरीके से हम इन सुसाइडल थॉट से इजीली लड़ सकते हैं। बहुत बार जो सीनियर खिलाड़ी होते हैं, कोच होते हैं, उन लोगों को अपने जूनियर के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, या स्कूल्स में भी जो सीनियर्स होते हैं उनको जूनियर से कैसे ट्रीट करना चाहिए। सबसे पहली चीज तो हम ये समझें कि हर बच्चा अपने आप में यूनिक है। हर बच्चे के अपने एफर्ट्स हैं, हर बच्चे की डेस्टिनेशन अलग है, हर बच्चे का भाग्य अलग है, हर बच्चे के सोचने का तरीका अलग है। तो हम कंपैरिजन बंद करें। बहुत बार हम जाने अनजाने एक ऐसा कंपैरिजन कर बैठते हैं जो हमारे जूनियर खिलाड़ी को डिप्रेशन का शिकार बना देता है। देन हम जो हमारे जूनियर्स हैं उनके साथ दोस्ताना व्यवहार रखें। हर बार हम बॉस बनकर जाएं, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। हम एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहां पर कि जो जूनियर खिलाड़ी है वो आपसे सीख सकें, आपसे अपने मन की बात कह पाएं। एक छोटा सा फेलियर उनके लिए कभी इन फ्यूचर बहुत बड़ा जोखिम भी हो सकता है, बहुत बड़ी सक्सेस की सीढ़ी भी हो सकती है। उसके लिए हम उन्हें हमेशा जो सक्सेस की स्टोरी ना सुनाएं, हम उन्हें फेलियर की स्टोरी भी सुनाएं। हम उन्हें फेलियर को एक्सेप्ट करना सिखाएं। हम उन्हें रेडी करें कि वो छोटी छोटी जो हार है उसको सहन कर पाए। अगर हम बात करें सचिन तेंदुलकर, क्या पहले दिन में ही सचिन तेंदुलकर बन गए थे? क्या अमिताभ बच्चन पहले ही दिन में अमिताभ बच्चन बन गए थे? तो उन्हें ट्रू जो स्टोरीज है जिसमें फेलियर के बाद बड़ी सक्सेस मिली है वो हम सिखाएं। एक ऐसा पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए जहां एक दूसरे की लेग पुलिंग ना हो बल्कि लर्निंग हो। हम कई बार उन्हें छोटी छोटी विन दे सकते हैं। हम उन्हें छोटी छोटी फाइट करने के नए नए तरीके बता सकते हैं। हम जो स्ट्रेस है उसको डील करना सिखा सकते हैं। ये कुछ तरीके हैं और हम उन्हें मोर चांस दे सकते हैं खेलने के और आगे बढ़ने के। ये एक सकारात्मक यदि हम माहौल क्रिएट करते हैं तो वो उनकी भी ग्रोथ करेगा, वो आपकी भी ग्रोथ करेगा।
स्पोर्ट्स की दुनिया में महिलाओं की स्थिति पर अगर और गहराई से बात करें तो यौन शोषण का मुद्दा एक बड़ी दिक्कत है। ऐसी कई खबरें सामने आ चुकी हैं जो बताती हैं कि कोचिंग के लेवल पर लड़कियां कई बार यौन शोषण का सामना करती हैं। कुछ दिन पहले ही एक केस आया था मुंबई से। यहां एक बॉक्सिंग कोच पर 14 साल की एक खिलाड़ी के रेप का आरोप लगा था, जिसके बाद कोच को गिरफ्तार कर लिया गया था। दिसंबर 2016 में भी एक ऐसा केस सामने आया था। इंटरनेशनल लेवल की इंडियन प्रोफेशनल शूटर ने अपने कोच के ऊपर ड्रग्स देने और फिर रेप करने के आरोप लगाए थे। खैर, ये एक अलग मुद्दा है और इस पर हम फिर कभी डिटेल में बात करेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे इस अपील के साथ कि युवा खिलाड़ियों के प्रति पूरा स्पोर्ट्स सिस्टम संवेदनशील हो और उनके ऊपर चीजें थोपने की बजाय उन्हें सुना जाए, जो काफी जरूरी है।